नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में पाकिस्तान आईएसआई रच रहा है बड़ी आतंकी साजिश, जिसके बाद भारतीय सेना ने कर दिया पाकिस्तान का पर्दाफाश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में टीआरएएफ के 2 आतंकी हो गए हैं गिरफ्तार और 2 को सेना ने कर दिया ढेर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे हैं 3 और रफाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी मोदी सरकार और देश की सेना पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब में पाकिस्तान आईएसआई रच रहा है बड़ी आतंकी साजिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी विगत कुछ दिनों से पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने के कई मामले पंजाब में सामने आए हैं। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब में आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। आईएसआई पंजाब के किसी भी हिस्से में किसी भी समय आतंकी हमला करवा सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को इस बारे में खुफिया रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा है कि आतंकी हमले की साजिश के तहत खालिस्तानी मॉड्यूल के कुछ लोग सीमा पर पहुंचे हथियारों को ठिकाने लगाने की फिराक में हैं। हालांकि पुलिस और बीएसएफ के जवानों द्वारा लोपोके स्थित बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट राजाताल के पास पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच पुलिस द्वारा गुरदासपुर में बार 11 ग्रेनेड की खेप और राइफल कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए नशा और हथियारों के तस्करों से सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के आतंकियों को खालिस्तानी मॉड्यूल के लोगों से तालमेल कर पंजाब में धमाके करने का टास्क दिया है। यह बताया जा रहा है कि इसके बारे में पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी। इसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने गश्त तेज कर दी है। ड्रोन द्वारा की जाने वाली रैकी को नाकाम बनाने के लिए लगातार रात के समय आकाश मार्ग पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ लगती पंजाब सीमा 553 किलोमीटर पर लगी कंटीली तार पर भी लगातार चौकसी रखी जा रही है। ड्रोन के अलावा अन्य घुसपैठ को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के अधिकारियों ने गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर सीमा पर रहने वाले तस्करों और पुराने आतंकियों को रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीमा पार खेती करने जाने वाले कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार, 2 को सेना ने मार गिराया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़ा और गोलीबारी की। वहीं शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवाल चेक पॉइंट से श्रीनगर जाते समय 2 आतंकियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आतंकियों में रईस अहमद डार और सब्जार अहमद शेख शामिल हैं। दोनों आतंकियों को शुक्रवार की शाम नरवाल बाईपास से हथियारों के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक कार से श्रीनगर जा रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक काजी गंड के चुरट का निवासी रईस और कुलगाम के अशमुजी का निवासी सब्जार आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फोर्स से जुड़े थे। दोनों को स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इंटरसेप्ट कर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की मूवमेंट की खुफिया जानकारी के आधार पर एसओजी ने चेक पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच शुरू करवा दी। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक वाहनों की जांच के दौरान एक कार के सवार कार लेकर चेक पॉइंट से भागने की कोशिश करने लगे। शक होने पर एसओजी की टीम ने उनका पीछा कर कार में सवार 2 व्यक्तियों को बैग के साथ पकड़ लिया। बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें से एक एके असॉल्ट राइफल, 2 मैगजीन और 60 राउंड के साथ ही 2 मैगजीन और 15 राउंड समेत एक पिस्टल बरामद हुई। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि पकड़े गए आतंकी डार के खिलाफ 4 केस दर्ज है। गौरतलब है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही शैडो ग्रुप है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार की रात ही पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग भी की। हालांकि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी से भारतीय सीमा में किसी नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि शोपियां में एक ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। डीजीपी ने कहा कि बीती रात जानकारी के आधार पर ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों को आज मार गिराया गया। दोनों ही आतंकी अलबद्र से जुड़े बताए जाते हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सेना ने हीरानगर सेक्टर के सतपाल बॉर्डर आउटपोस्ट इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग से भारतीय क्षेत्र में किसी नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार की रात करीब 9:35 पर फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से फायरिंग 2:35 तक जारी रही।
सीज फायर उल्लंघन की यह घटना पुंछ जिले की दलहन इलाके में सीज फायर की उस घटना के एक दिन बाद हुई जिसमें भारतीय सेना 2 पोर्टर्स घायल हो गए थे। घायलों में अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद जैफ हैं। अल्ताफ और जैफ दोनों ही नूरकोटे गांव के निवासी बताए जाते हैं। ये दोनों फॉरवर्ड पोस्ट की ओर जा रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से सरहद पर की जा रही फायरिंग से घायल हो गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे 3 और राफेल। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के जनवरी में 3 और राफेल मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। नाम ना छापने की शर्त पर इससे जुड़े एक लोगों ने बताया कि जनवरी में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में 3 और राफेल शामिल हो जाएंगे। फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का यह तीसरा सेट होगा। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए में कुछ 36 राफेल की डील हुई है। हालांकि राफेल के आने के लिए तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। तीनों विमान फ्रांस से जामनगर के लिए उड़ान भरेंगे। रास्ते में विमानों को हवा में ही ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में सितंबर में राफेल के लिए डील पक्की हुई थी। जनवरी में 3 विमानों की आपूर्ति के बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 11 राफेल हो जाएंगे। बता दें कि 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप नवंबर में भारत पहुंची थी। फ्रांस से जामनगर पहुंचने के बाद इन 3 विमानों की अंबाला में तैनाती कर दी गई। इससे पहले 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों का एक सेट भारत पहुंचा था। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट की तैनाती कर चुकी है। तैनात किए गए लड़ाकू विमान पूरी तरह से हथियारों से लैस है। भारतीय सेना भी चीन के किसी उकसावे से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना हर 2 महीने पर 3 से 4 राफेल मिलेंगे। साल के अंत तक सभी 36 राफेल विमानों के भारत आने की संभावना है। राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की ताकत को और मजबूत करने के लिए तैनात किया जा सकता है। 1997 के बाद लगभग 23 साल बाद ऐसा मौका है जब भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों को इंपोर्ट कर रही है। इससे पहले रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 को शामिल किया गया था। डबल इंजन वाली यह राफेल विमान कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल विमान उड़ान भरते समय कम से कम 10 टन वजन के हथियार अपने साथ ले सकते हैं। इसके अलावा यह दुश्मनों के रडार को चकमा देने में सक्षम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, प्रदर्शनकारियों पर असम से बोले अमित शाह, हल खोजने के लिए सरकार से करे चर्चा, हम तैयार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर हैं। असम के कामरूप से उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग कृषि क्षेत्र में सुधारों का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वे आगे आएं और इसका हल खोजने के लिए सरकार के साथ चर्चा करें। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश के विकास का इंजन बनकर उभरा है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी उग्रवादी संगठनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा में लौट आए हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने का अनुरोध किया। शाह ने कहा कि मोदी पूर्वोत्तर को देश के विकास के केंद्र बिंदु मानते हैं और वह पिछले 6 साल में 30 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और हर बार वह कोई तोहफा लेकर आए हैं। अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में शांति और विकास की यात्रा पर चल रहा है। उन्होंने कहा पूर्वी भारत में कभी आंदोलन और हिंसा हुआ करती थी। अलग अलग समूह हाथ में हथियार लिए दिखते थे। आज वो सारे मुख्य धारा के साथ जुड़े दिखते हैं। एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। शाह ने कहा कि हाल ही में संपन्न बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनावों में राजग की जीत विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल की तरह ही है। उन्होंने कहा कि असम विधानसभा चुनाव में राजग भारी बहुमत से जीतेगा। शाह ने कहा मुझे आज बहुत आनंद है कि श्रीमंत शंकर देव का जो जन्म स्थान था वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसे खाली करके आज शंकर देव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी जी ने पूर्वोत्तर के विकास को केंद्र में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है। आगे भी हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रहेगी। 5 साल में कभी कभी कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर आ जाए तो आए जाए। मोदी जी ने 6 साल में 30 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और हर बार तोहफा लेकर आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल पासीघाट निकाय चुनाव में 8 में से 6 सीटों पर खिला कमल, कांग्रेस की करारी हार। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट नगर निगम की 8 में से 6 सीटें जीतकर भाजपा ने स्थानीय निकाय का शासन कांग्रेस से छीन लिया है। वहीं ईटानगर में हुए नगर निगम चुनाव में पहली बार हिस्सा लेने वाले जेडीयू को काफी लाभ हुआ और उसके हिस्से में 4 सीटें आई हैं। पीएमसी चुनाव 2013 में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2 वार्ड सीटें मिली हैं। आईएमसी की 20 सीटों में से भाजपा के 5 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव न्याली एते ने कहा कि आईएमसी के बाकी 15 वार्ड में से 4 के चुनाव परिणाम भी आ गए हैं और चारों सीटों पर बेहद कम अंतर से जेडीयू को जीत मिली है। स्थानीय निकाय की अन्य सीटों पर मतगणना जारी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 7 सीटें। स्थानीय निकाय चुनाव 2013 में पीएमसी की 12 और आईएमसी की 30 सीटें थीं, लेकिन वार्डों के परिसीमन के बाद दोनों शहरी निकायों की सीटें घट गईं। पिछले चुनाव में पीएमसी में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थीं, भाजपा को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली थीं। आईएमसी चुनाव 2013 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं, वहीं राकांपा को 4, भाजपा को 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। स्थानीय निकाय चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन काफी मायने रखता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उसके 7 में से 6 विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 सीटों पर उसे जीत मिली थी। राज्य में जेडीयू भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। भाजपा को 41 सीटें मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बस एक बार मौका मिल जाए। चीन से तनातनी के बीच अरुणाचल सीमा पर एलएसी में जोश से लबरेज हैं जवान। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल अभी तक बना हुआ है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद से हर मोर्चे पर भारत के वीर मुस्तैद हैं। काफी संवेदनशील माने जाने वाले अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास डटे आईटीबीपी के जवानों का हौसला बुलंद है। वे बस एक मौके की तलाश में हैं, जिससे चीनी सैनिकों को घुटने पर लाने का मौका मिले। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आईटीबीपी के कमांडर ने बताया कि जब लद्दाख जैसी घटनाएं होती हैं तो हमें हाई अलर्ट पर रहना होता है, जिससे अचानक से ऐसी घटना ना हो जाए। 55वीं बटालियन के कमांडर कमांडेंट आईबी झा ने कहा, देश को हमारा आश्वासन है कि मातृभूमि पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए जवानों में जोश है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। कमांडेंट ने बताया कि जब लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने जमकर लोहा लिया तो यहाँ के जवानों के मन में आया कि उन्हें मौका मिल गया और हमें नहीं मिल पाया। तैयारी इस लेवल की है कि यहाँ जवान मौके की तलाश में है, जिससे रणभूमि में अपनी बहादुरी दिखा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ भारत संग साझेदारी मजबूत कर सकते हैं जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अगले महाराष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन से भारत के साथ संबंध विस्तार की उम्मीद लगाई जा रही है। दोनों देशों के कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि वह चीन के खिलाफ भारत के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ आपसी व्यापार समझौते बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही बाइडेन के भारत में मानवाधिकार और घरेलू मामलों में दखल देने की बात उठ रही हो, लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए चीन से निपटना कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो बाइडेन नई दिल्ली के प्रति मौजूदा रणनीति में ज्यादा परिवर्तन करने की हालत में नहीं होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक एशियाई क्षेत्र में सत्ता संतुलन के लिए भारत की बढ़ती अहमियत के चलते ट्रंप प्रशासन में दोनों देश पहले के मुकाबले और करीब आए हैं, जिसे आगे भी जारी रखना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौर से रिश्तों में और तेजी आई है। वॉशिंगटन में कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशली जे टेलिस मानते हैं कि फिलहाल अमेरिका को भारत के कई मायनों में जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा कारण चीन ही है। एक समय चीन के उदय को महान ताकत के रूप में देखने वाले जो बाइडेन ने पिछले दिनों उसके खिलाफ सख्त रूप अपनाया है। इसके चलते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बहुपक्षीय साझेदारी का इस्तेमाल भारत प्रशांत क्षेत्र में सत्ता संतुलन के लिए जारी रख सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ी 2 करोड़ 60 लाख की हेरोइन, जवानों ने खंगाला एरिया। जी हां दोस्तों, पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। करोड़ों का नशा मिला है, जिसे सरहद के जरिए देश में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तस्करों के मंसूबे नाकामयाब हो गए। साथ ही दुश्मन देश की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया। फिरोजपुर में बीओपी न्यू गजनीवाला की हरिया में बीएसएफ की 124 बटालियन तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान पिलर नंबर 213/11 के एरिया में खेतों में से जवानों को एक पैकेट मिला। उस पैकेट में हेरोइन थी, जिसका वजन 520 ग्राम बताया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। नशे की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के बाद जवानों ने फिर से पूरा एरिया खंगाला और पुलिस अधिकारियों को बुलाकर हेरोइन उनके हवाले कर दी। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आधी रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनावों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आधी रात गुवाहाटी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। शाह 2 दिन के दौरे के दौरान 26 और 27 दिसंबर के गुवाहाटी और इम्फाल में रहेंगे। वह असम में स्थानीय जनजातीय समूह से मुलाकात करेंगे और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वहीं अगले दिन 27 दिसंबर को इम्फाल में पुलिस हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर के निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री असम के 8000 नामघर वैष्णव संतों के बीच वित्तीय सहायता का वितरण भी करेंगे। गौरतलब है कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने काफी इंतजाम किया था। एयरपोर्ट से निकलते वक्त शाह का स्वागत लोक कलाकारों ने अपने अंदाज में किया। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के जरिए अमित शाह के दौरे को यादगार बनाने की कोशिश की। इस दौरान असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की मौजूद थे। बता दें कि हेमंत विश्व शर्मा पूर्वोत्तर एनडीए के संयोजक भी हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने बताया कि अमित शाह अपने दौरे के पहले दिन महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह असम में एनडीए के क्षेत्रीय दलों से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल और गण शक्ति के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में आतंकी हमलों के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, पंजाब में आतंकी हमलों की आशंका का इनपुट मिलने के बाद जिला पुलिस ने सिटी के साथ भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला पुलिस की ओर से डेल्टा कमांडो, बीएसएफ व घातक कमांडो की ओर से जहां एक और भारत पाक की जीरो लाइन के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर रात को नाकाबंदी कर वाहनों को भी जांचा जा रहा है। 50 से अधिक संख्या में इन स्पेशल कमांडो द्वारा मंड एरिया में खास तौर पर निगाही रखी जा रही है। ये रास्ता रावी दरिया से होते हुए गुरदासपुर व जम्मू कश्मीर की ओर जाता है। बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगे दर्जनों गाँव में बख्तरबंद गाड़ियों से निगाह रखी जा रही है, ताकि दहशतगर्दों के प्रवेश करने वाले रास्तों पर खास तौर पर निगाह रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है। ऐसे में वह सर्द ऋतु का फायदा उठाकर आगामी दिनों में आतंकी हमला कर सकते हैं। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष निर्देश जारी कर आम नागरिकों को आगाह किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में रात 8 से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्णतः पाबंदी है। लोग इससे दूरी बनाए रखें। सुरक्षा के इन प्रबंधों को लेकर नरोड, जैमल सिंह व बामियाल इत्यादि एरिया में भी बीएसएफ की ओर से चौकसी बढ़ाई गई है व दुश्मन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नरोड, जैमल सिंह व बामियाल एरिया में बीएसएफ की ओर से पुलिस को साथ लेकर खेत, रावी दरिया, चौक इत्यादि एरिया चेक किए जा रहे हैं। आतंकियों की किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पठानकोट में भी नाकों की संख्या बढ़ाई गई है। वीरवार को एसएसपी गुलनीत खुराना की ओर से जिला भर में समस्त पुलिस अफसरों को अपने अपने थानों के अधीन आते एरिया में सख्त नाकाबंदी की हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में राशि स्पेशल नाकाबंदी भी किए जाने के निर्देश हैं। इन निर्देशों के बाद नववर्ष तक जिले भर में 32 जगहों पर नाके लगाए गए हैं। इनमें 18 नाके सिटी जबकि 14 नाके सीमांत एरिया व इंटर स्टेट पर निगाह रखने के लिए लगाए गए हैं। सारे जिले की सुरक्षा की कमान 350 पुलिस जवानों को सौंपी गई है। इसके साथ जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार माधोपुर के बिल्कुल पंजाब की सीमा के साथ सटे होने के कारण पुलिस की सुरक्षा की तैयारियों को पहले की अपेक्षाकृत 2 गुना कर दिया गया है। माधोपुर स्थित टी पॉइंटों एवं अन्य विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर लगातार वाहनों की तलाशी ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी में भारत, ब्रह्मोस बनेगा ड्रैगन का काल। जी हां दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की इस आक्रामक रणनीति में चीन के सताए उसके कई पड़ोसी देश सहयोगी बनने को तैयार हैं। वियतनामी नौसेना ने तो 26 और 27 दिसंबर को भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसके अलावा चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए वियतनाम सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी बेकरार है। इसी महीने 21 दिसंबर को भारत और वियतनाम के बीच प्रधानमंत्री स्तर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियों के खिलाफ आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी। 2016 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया गया था। कल से शुरू होने वाला समुद्री युद्धाभ्यास इसी रणनीति का नतीजा बताया जा रहा है। वियतनाम में आई भीषण बाढ़ के बीच भारत ने अपने नौसैनिक जहाज के जरिए 15 टन से ज्यादा सामग्री हो ची मिन्ह शहर के नारंग बादशाह बंदरगाह भेजी है। इसे लेकर वियतनाम पहुंचा भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस किल्टन लौटते समय वियतनाम की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग को बढ़ाना है। भारत ने वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने के बावजूद अभी तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की हामी नहीं भरी है। माना जा रहा है कि भारत को डर है कि अगर चीन के पड़ोसी देशों को यह मिसाइल दी गई तो इससे ड्रैगन के साथ हमारे संबंध और खराब हो सकते हैं। 2018 में जब भारत ने वियतनाम एयरफोर्स के पायलटों को सुखोई Su-30 MKI को उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी, तब भी चीनी मीडिया में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कर्जदार बनाकर लूटता है चाइना, इंडिया ने नेपाल को किया आगाह। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच बड़ी खामोशी से चीन एक बेहद शातिराना चाल चल रहा है। ये चाल ऐसी है कि अगर कामयाब रही तो भारत को एक साथ 3 फ्रंट पर जूझना पड़ेगा। दरअसल चीन ने नेपाल को अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया है और ड्रैगन को इस चाल को भांपते हुए भारत ने नेपाल से सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि चीन के ऑपरेशन 3 का एक ही मकसद है, भारत को 3 तरफ से घेरना। पाकिस्तान पहले से ही मौके की ताक में लगा है। नेपाल के सुर भी अब अचानक बदले हैं और भूटान ने तो ऐसी पलटी मारी है कि यकीन ही नहीं होता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।